हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया में। अब हम हिस्ट्री का अगला पार्ट, अभी तक हमने पढ़ा था सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज इसमें हम देखेंगे। ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और पेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। वैदिक काल का विभाजन दो भाग कौन कौन से, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। इससे पहले जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था उसका भी काल क्या था, उसका काल था 2500 BC से लेकर 2500 BC से लेके 1750 BC तक। ठीक है, और अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम वैदिक काल के समय के बारे में देखेंगे। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। अगला हमारा है प्रश्न, आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में बसे। कहाँ बसे थे आर्य? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था, तो वह मध्य एशिया था। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता। अगला हमारा पॉइंट है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। हमारा अगला पॉइंट है, आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। वैदिक काल में जो लोग रहते थे वो आर्य कहलाते थे, इसीलिए इसमें सब जगह आर्य लिखा है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगला है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। धातु लोहा थी। लोहे की खोज, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहों को लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि आर्यों के द्वारा यह पहली बार खोजा गया था लोहा, जिसे श्याम या अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। अगला हमारा है, मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, युद्ध क्रीड़ा। अगला है, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बटा था। तो पहला था कुल, दूसरा ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ये आता है एग्ज़ाम में, इसका क्रम भी पूछा जाता है। क्या है? कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। अगला है हमारा, आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल्प कहा जाता था। मुखिया को क्या कहा जाता था? कुल्प। कुल्प कौन थे? वो पिता होते थे उस परिवार के। अगला हमारा पॉइंट है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। हमारा अगला है पॉइंट, आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। क्या था? सोमरस, या वनस्पति से बनाया जाता था। हमारा अगला पॉइंट है, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उषणिश। अगला है, शिक्षा स्त्रियां ग्रहण करती थीं। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थी आर्य समाज में। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, बोशा, सिक्ता, अपाला और विश्वास जैसी विदुषियां स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में इन स्त्रियों का वर्णन मिला है कि इस समय में स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा शिक्षित होती थीं। अगला है, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग लेती थीं। अगला है, विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। और अगला क्या है? अगला पॉइंट हमारा है, सूत, रथकार और कंपादी नामक अधिकारी रली कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? रली। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। अगला है हमारा, सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कौन सा? सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। अगला हमारा पॉइंट है, सभा तथा समिति। ये भी आ चुका है। राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। अगला हमारा पॉइंट है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था।
पूछ लेगा पड़ी किसे कहा जाता था और 4 ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना रहेगा। तो पड़ी व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। वाजपति, ये भी आया है एग्जाम में। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। हमारा अगला पॉइंट है राज्य अधिकारियों में पुरोहित, राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। कौन थे? पुरोहित एवं सेनानी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए गिविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गिविष्ट शब्द का क्या अर्थ है? गायों की खोज। अगला है महाभारत और रामायण महाकाव्य इसी समय लिखे गए। और अगला हमारा है वैदिक काल की ही देन है। मनुष्य देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी कि मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन से देवता निभाते थे? वह अग्नि की पूजा करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। अगला है बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। कौन कौन? पूरब दुर्गपति स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। अगला पॉइंट है जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। हमारा अगला पॉइंट है ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी और विश के प्रधान को विशपति कहते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। अगला है गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक में हुआ था। गोत्र जो होती थी, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब हमारा अगला पॉइंट है गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। किससे? ऋग्वेद से है। हमारा अगला पॉइंट है गाय को अघन्य ना मारे जाने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले लोगों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। हमारा अगला पॉइंट है ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेक नॉट सूदखोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूदखोर कहा जाता था। हमारा अगला पॉइंट है ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में विभक्त था। ये वर्षों गलत लिखा है, वर्गों में विभक्त था। वर्ण, वे वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों में उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण कहाँ से हुए हैं? ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से हुए हैं और क्षत्रिय भुजाओं से हुए हैं, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है, अरे ये तो वही पॉइंट है। हमारा अगला पॉइंट है ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी वैदिक काल में? सरस्वती। और ऋग्वेद में गंगा या यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अगला हमारा है उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वैदिक काल में तो व्यवसाय के अनुसार होता था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो उसमें जन्म के बजाय जन्म के आधार पर निर्णय होने लगा कि वह किस वर्ण में जाएगा। अगला है उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में निष्क, इम्पोर्टेंट है, शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। निष्क क्या है? मुद्रा की इकाइयाँ हैं। लेकिन इसी काल में किसी खास भार, आकृति एवं मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। जैसे हम लोगों ने देखा है जब उधर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत शुरू हुआ था या गुलाम वंश था और खिलजी वंश था, सब ने अपनी मुद्राएं चलाई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसी मुद्रा का प्रचलन था। वहाँ केवल निष्क और शतमान की मुद्रा की इकाइयाँ चलती थीं।
हमारा अगला पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग कब किया गया? कौशाम्बी नगर में। अगला, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय हो गए। पहले वैदिक काल में क्या था कि इंद्र को प्रमुख स्थान दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। और ईशान युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पारुषणी रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला हमारा है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फ्रेंड्स, दोस्तों, ये था हमारे पेट के लिए वैदिक संस्कृति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। इनको आप कई बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आएंगे। ये जो 1 लाइनर हैं ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और रिवीजन करना आसान होता है, इसलिए बाद में मैं इसकी टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। हर एक टॉपिक से अलग अलग, जैसे हिस्ट्री का है, सिंधु घाटी सभ्यता के अलग प्रश्न रहेंगे, और वैदिक संस्कृति है तो उसके अलग प्रश्न रहेंगे। तब तो फिर आप इसको देखिए और पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।